ये अभिनय ही है जिसको हम 24 घंटे रियाज में रहते हैं। और चेतन यानी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच ये जो आवाजाही है, उसके कारण स्वप्न में भी अभिनेता अपनी कला को आकार देते हैं। आवाज मिल रही है? जी जी बिल्कुल। हाँ, यानी स्वप्न में भी नेता अपनी कला को आकार देने की दिशा में सक्रिय रहता है। स्वप्न एक तरह से अभिनेता के कला सृजन की आत्मिक प्रयोगशाला है। सही। क्या अभिनेता की कला कायांतरण की कला है? कई लोग कहते हैं कि हर नाटक में अभिनेता अवतार लेता है चरित्र का। तो पर्यवेक्षण अभ्यास माने ऑब्जर्वेशन, पर्यवेक्षण का मतलब ऑब्जर्वेशन, अभ्यास और अपने भौतिक प्रयासों द्वारा निर्मित भाव जगत, थोड़ी सी हिंदी कड़ी कर लेकिन समझ में आ रही होगी सबको। बहुत निर्मित भाव जगत यानी उसका पूरा इमोशनल जो वो है, उसकी दुनिया है। अवचेतन यानी सबकॉन्शियस तथा अंतःप्रेरणा इंट्यूशन। अंतःप्रेरणा से अभिनेता अपने अभिनय का ताना बाना बुनता है। चरित्र निर्माण की प्रक्रिया में वह अनुकरण से प्रारंभ करते हुए पात्र सृजन करता है। जैसा मैंने उदाहरण दिया नसरुद्दीन शाह या बल्ला सानी का। इसलिए चरित्र की शारीरिक देह भंगिमा, भावाभिव्यक्ति और उसके हाव भाव की शैलीबद्धता निर्धारित करने के क्रम में वो इन सब का एक अलग ही मौलिक पाठ तैयार करता है। अभिनेता की इस प्रक्रिया को किसी ने बहुत खूब कहा है कायांतरण। निश्चित ही किसी नाटक में अभिनय करते हुए समर्थ अभिनेता कायांतरण तो करता है, लेकिन वो काया न तो उसकी स्वयं की रहती है, न ही वास्तविक चरित्र की, बल्कि वो तीसरी ही काया होती है, नाट्य अभिनेता की काया। अभिनेता और चरित्र का ये द्वंद्वात्मक रिश्ता होती है। मित्रों, समय तो काफी हो गया। अब मैं इस पृष्ठभूमि में अभिनेता की तैयारी का क्या अर्थ है, अभिनय में अभिनेता क्या करता है, दरअसल उसको करना क्या होता है, ये हमने जान लिया कि हमारा माध्यम क्या है, उसकी जटिलता क्या है, उस प्रोसेस को, थोड़ी जटिल प्रक्रिया है, लेकिन उस प्रक्रिया को समझने का प्रयास हमने किया अभी। लेकिन जब आप अभिनय कर रहे होते हैं तो आप करते क्या हैं? इसलिए मैंने प्रारंभ में ही कहा कि अभिनय सबसे आसान कला लगती है लोगों को, क्योंकि जो वास्तविक जीवन में अभिनेता है, जो वो करता है उसे ही मंच पे करना है ऐसा लगता है। जो दूसरे करते हैं, बोलते हैं, अनेक क्रियाएं करते हैं, प्यार करते हैं, नफरत करते हैं, घृणा, दया या इस तरह के जितने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, अपने जीवन में उसी को तो व्यक्त करना होता है। इसलिए बहुत सरल, बहुत सहज, बहुत आसान कला है ऐसा हम मानते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अच्छा, एक सवाल हम करें खुद से कि ये नाटक किसे कहते हैं, यानी नाटक साहित्य की अन्य विधाओं से भिन्न कैसे है? आप कह सकते हैं इसमें बातचीत होती है, एक्शन होता है, एक्शन का उल्लेख होता है। तो बातचीत या कथोपकथन जो बोला जाए ही नाटक है? नहीं, नाटक विशिष्ट परिवेश में एक तनाव का सृजन करता है, जिसमें चरित्र होते हैं, कथानक होता है और संवाद तथा क्रिया यानी डायलॉग और एक्शन में लगातार घात प्रतिघात होता है। यह संक्षिप्त होता है, सांकेतिक और प्रतीकात्मक होता है।
यानी हमारे जीवन में जो हो रहा होता है, हम जिस तरह से बोलते हैं, वो वही नाटक नहीं है। नाटक में जो है चरित्र होते हैं, घटनाएं होती हैं, और घटनाओं का आपस में उनकी एक टकराहट होती है। और सबसे बड़ी बात है कि वो एक सांकेतिक रूप में, प्रतीकात्मक रूप में वो अभिलेख में भी आता है। जिस तरह मात्र कथोपकथन नाटक नहीं है, इसी तरह वास्तविक जीवन में जो कुछ घट रहा है उसे उसी रूप में मंच पर दोहरा देना अभिनय नहीं है। इसे जान लेना चाहिए। विशेष प्रकार की प्रभाव सृष्टि, शैलीबद्धता और सांकेतिकता तथा प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के लिए अभिनेता को शरीर और आत्मा दोनों ही स्तरों पर तैयारी करनी होती है। शारीरिक और आत्मिक तैयारी दोनों ही स्तरों पर करनी पड़ती है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि सबसे पहले अपने शरीर को जानिए। इसमें एक चीज में, जितने भी दृश्य कलाएं हैं, माने थिएटर जो है वो दृश्य श्रव्य काव्य, ऐसा सभी कहते हैं, जानते हैं हम सब लोग। ये दृश्य कलाएं जितनी है, पेंटिंग है, मूर्ति कला है, नृत्य है, ये जितने भी दृश्य कलाएं हैं, जो परफॉर्मिंग आर्ट जिनको हम कहते हैं, या दृश्य विजुअल आर्ट जिसको कहते हैं, उसमें रंगमंच और रंगमंच का अभिनेता 3 डायमेंशनल होता है, फिल्मों में नहीं। फिल्म में क्या है, आपको लगता है वो डेप्थ ऑफ फील्ड, कैमरे के डेप्थ ऑफ फील्ड के कारण वो आपको गहराई का एहसास होता है, लेकिन वास्तविक रूप में वो तकनीकी रूप में 2 डायमेंशनल ही होता है। तो ये रंगमंच के अभिनेता की विशेषता है कि वो 3 डायमेंशनल होता है। इसलिए अपने अपने 3 डायमेंशनल थे अपने शरीर को समझना, जो हमारा 3 डायमेंशनल, जो हमारा त्रिआयामी जो हमारा शरीर है, इसको समझना। यानी हम सिर्फ लंबे और चौड़े नहीं हैं, बल्कि हमारी एक मोटाई भी है हमारे शरीर की। इसलिए जब आज का आधुनिक रंगमंच आज से 40 साल पहले के रंगमंच से, या आज का अभिनय 40 साल पहले के अभिनय से या 50 साल के पहले के अभिनय से कहां भिन्न होता है, वो इसी स्तर पर भिन्न होता है कि हम पहले, आप देखते होंगे यात्रा में भी, शुरुआती दौर में जो यात्रा या फिर रामलीला या नौटंकी आदि, माफ कीजिएगा, इसमें हम देखते थे कि अभिनेता इधर से आता है, दर्शकों को देखते हुए इधर से चला जाता है, यानी वो अपनी पीठ नहीं दिखलाएगा। ये एक रूढ़ी थी। अब क्या, अभिनेता अभी फ्रंट है, उसका क्वार्टर प्रोफाइल, हाफ प्रोफाइल और बैक तक, यानी अब उसका जो पूरा 3 डायमेंशनल जो उसके शरीर का की उपस्थिति है, इसलिए अभिनेता को अपने 3 डायमेंशनल शरीर को समझने की आवश्यकता है। अब बहुत जल्दी में, चूंकि काफी समय हो गया है, इसमें मोटे तौर पर अपने शरीर को समझने के क्रम में हम पोस्चर की बात करते हैं। तो पोस्चर में क्या है कि आपके शारीरिक स्थिति को पोस्चर कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले अभिनेता को जो जानना चाहिए वो उसका बैकबोन की क्या बनावट है, और अगर वो ठीक से खड़ा होता है, बैठने का उसका तरीका ठीक है, और किस तरह से उसका बैकबोन और गर्दन की जो के पास जो बैकबोन का जो कर्व है, उन तमाम चीजों को अगर वो समझेगा तो उसका पोस्चर जो होगा, जिसको हम कहते हैं बैड पोस्चर, गुड पोस्चर। तो इस पोस्चर को, यानी अपने पूरे पूरे शरीर को की जो परिस्थिति है, उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है, वो बहुत कुछ मेरुदंड यानी जो बैकबोन है उससे पर निर्धारित होता है। अब आपका कहाँ वजन होगा, कैसे आप खड़े होंगे। जैसे आप, कई बार लोग कहते हैं कि घोड़ा भी जब खड़ा होता है, हेलो, मैं कंटिन्यू करूं? जी जी। हाँ, दूसरा शब्द हम लोग अक्सर सुनते हैं कि भाई आपने जेस्चर, आपको माने जिसको हम अंग या ये कहते हैं अंगिक की जो चेष्टाएं होती हैं, तो इसमें हमको जॉइंट्स के बारे में, ये सारी जो है जॉइंट्स के बारे में, यानी कितने जॉइंट्स हमारे शरीर में हैं, गर्दन में कितने मूवमेंट होते हैं। अब नर्तकों से अभिनेताओं को सीखना चाहिए, इसको समझना बहुत जरूरी है।
मैं मित्रों अगर थोड़ा समय मैं थोड़ा अपव्यय मैं करना चाहूंगा समय। शांति गोपाल एक, आप चूंकि बंगाल में काम कर रहे हैं तो आपको बंगाल के थिएटर की परंपरा से भी थोड़ा परिचित होना चाहिए। शांति गोपाल यात्रा आर्टिस्ट थे। मैंने उनका 2 नाटक देखा, 2 लगातार 2 दिन। पहले नाटक में वो एक क्रूर सम्राट, बहुत शोषण करने वाला एक जालिम सम्राट का अभिनय किया, जिसमें वो लंबे चौड़े लगते हैं शांति गोपाल। दूसरे नाटक में वो लेनिन का अभिनय कर रहे थे। लेनिन का कद थोड़ा छोटा था और वो छोटे हो जाते थे, यानी अपने बैकबोन पर उनका इतना कंट्रोल होता था। और फिर मैंने उनका, क्योंकि यात्रा स्टाइलाइज्ड एक्टिंग होती है, उसमें जो वो हाथ का इस्तेमाल करते थे, यानी कितने तरह से उंगलियों का और हाथ का इस्तेमाल हो सकता है, उसका इतना अच्छा उदाहरण मैंने किसी रंगमंच में किसी दूसरे अभिनेता को करते हुए नहीं देखा। खैर, दूसरी जो बात होती है कि जो हमारा शरीर है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, मूवमेंट। तो मूवमेंट का मतलब लोकोमोशन तो होता है, लोकोमोशन यानी यहां से वहां जाना, लेकिन जो आप शरीर में जो भी क्रिया आप करते हैं, जो भी हरकत करते हैं, वो मूवमेंट के अंदर आता है। अभी इसमें वेट जो है वो शिफ्ट करता है। तो आप लोग, सब लोग जानते होंगे, आप बहुत प्रतिभाशाली निर्देशकों के साथ आप काम कर रहे हैं, कि जब आप जिस दिशा में बढ़ रहे होते हैं, उस तरफ का पैर जो होता है उसका नी अनलॉक होना चाहिए। माने घुटने को जो लॉक आप करते हैं, उस दिशा में जाने के लिए, जिस दिशा में, यानी दाहिनी तरफ अगर आपको जाना है तो आपका नी जो है वो अनलॉक होगा, अब आप उस तरफ जाएंगे, यानी आपका बायां पैर लॉक हो सकता है, दाहिना पैर अनलॉक होगा। तो इसी तरह से है। और बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर उमा जी ने कहा शुरू में कि मैं वाचन पर बहुत ज्यादा जोर देता हूँ। अभी मैंने सोचा था, लेकिन अब समय कम लग रहा है। नहीं, समय तो है। अच्छा समय है, ठीक है। तो मैं एक मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन किसी बहुत ही बड़े अभिनेता ने कहा, जब उनसे पूछा गया कि रंगमंच में में जो अभिनय है उसका 3 अगर तत्व आपको बताना हो तो आप बताइए। तो उन्होंने कहा वॉइस, वॉइस और वॉइस। वॉइस में सब कुछ आ गया उनका, मतलब उच्चारण भी, यानी इतना ज्यादा उन्होंने आवाज पे, वॉइस पे और इन तमाम चीजों पर जोर दिया। हमारे बहुत से मित्र इस पर बहुत रिएक्ट करते हैं। दूसरी चीज है ये कि हिंदी रंगमंच, खास तौर से हिंदी उर्दू का जो रंगमंच है वो शब्द आधारित है, यानी शब्द प्रधान है। तो इसलिए मेरा तो ये मानना है कि अगर हम शब्द को ही हमने की साधना कर ली ठीक से, तो उससे सारी गति क्रियाएं जो हैं वो संचालित होती हैं। वो शब्द जो डिक्टेट करते हैं आपको, यानी जैसे अभिनय में 2 तरह से लोग सोचते हैं। तो कि आंतरिक जगत से, आंतरिक जो आपका जो आंतरिक शरीर है, आत्मिक शरीर है, जो इमोशन है, उससे आप फिजिकल एक्शन क्रिएट करते हैं। और कुछ लोग हैं जो कि फिजिकल एक्शन क्रिएट करके इमोशन का को पाने की कोशिश करते हैं। इमोशन से फिजिकल एक्शन की तरफ बढ़ना और फिजिकल एक्शन से इमोशन को खोजना, ये दोनों प्रक्रिया, आप किसी भी प्रक्रिया का पालन आप कर सकते हैं। कभी कभी कि दोनों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मित्रों, बीच में मैं ये भी कहना चाहता हूं, एक बार एक थिएटर वर्कशॉप में, डायरेक्टर्स थिएटर वर्कशॉप था विजया मेहता के निर्देशन में, मुंबई में एनसीपीए में। तो नसीरुद्दीन शाह भी एक दिन आए, एक दिन का उनका क्लास था। तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि आप मेथड एक्टर माने जाते हैं और आप रियलिस्टिक एक्टिंग की प्रकाष्ठा आपके अभिनय में देखने को मिलती है, लेकिन जब आप स्टाइलाइज्ड थिएटर करते हैं, जब स्टाइलाइज्ड एक्टिंग करते हैं, तो आपका मेथड क्या है? 2 मिनट वो सोचा उन्होंने कहा कि इस तरह का सवाल मुझसे किसी ने आज तक नहीं किया। उन्होंने कहा कि परवेश भाई, वो मुझे पहले से जानते थे, उन्होंने कहा परवेश भाई, मेरा वही मेथड होता है, या जो मेरा अपना मेथड है, चाहे मैं स्टाइलाइज करूं या रियलिस्टिक एक्टिंग करूं। यानी आपको स्टैनिस्लॉवस्की कौन है, क्या है, उनका मेथड क्या है, इफ मैजिक इफ क्या है, ब्रेस्टियन एलिनेशन क्या है, स्टाइलाइज्ड फोक थिएटर क्या है,
इन तमाम चीजों को एक्टिंग के अलग अलग जो स्कूल्स हैं उनके बारे में आप जानकारी हासिल करें, लेकिन आप अपना एक तरीका, अपना एक पाठ, जिसको मैं बार बार कहता हूं, अपना पाठ स्वयं तैयार करते हैं। और अब कई मेथड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, आपका अपना भी तरीका हो सकता है। बहरहाल, तो मैं वॉइस की बात कर रहा था और स्पीच की बात कर रहा था। स्पीच में जैसे कि देवनागरी, हम हिंदी में नाटक करते हैं लेकिन हम देवनागरी स्क्रिप्ट ही नहीं जानते ठीक से। मैंने इसको आजमाया है कई बार, लोगों से कहा है कि अच्छा ये बताओ अ आ ई उ ये जो है इसको जरा पढ़ के बता दो। तो अधिकांश लोग जो है वर्णमाला उनको नहीं पता, नहीं पता है। हाँ नहीं पता है। तो मैंने पूछा कि अच्छा बताओ कि क्षत्रज्ञ, ये क्ष जो है वो किन दो ध्वनियों को मिलकर बना है? वो भी नहीं बता पाएंगे। हाँ, तो क और मूर्धन्य श जिसको कहते हैं, मूर्धन्य श का मतलब जो सुभाष में श होता है, प लिख के बीच में पेट चीर दिया इसको जाता लोग ना पेट काटा श बोलते हैं साधारण भाषा में। है। उसको मूर्धन्य, चूंकि मूर्धा से उसका उच्चारण करते हैं, मूर्धन्य श है वो श, तो हम कक्षा बोलते हैं, कक्षा, यानी क मूर्धन्य श, कक्षा। इसी तरह त्र में है त और र दो ध्वनि है। ज्ञान, अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हिंदी जो एक ऐसी भाषा है जो कि विकसित होते हुए उसने कई एक भाषाओं से कई एक ध्वनि ऐसे ध्वनि और ये शब्द उधार लिए हैं या उसको आत्मसात कर लिया है। अब जैसे संस्कृत में विज्ञान होता है, विज्ञान, च और इया मिल करके इया ज्ञ बनता है, ज्ञान, जिसको हम बोलने के अभ्यस्त हो गए हैं विज्ञान। ग य आधा ग य आ का आ की मात्रा, विज्ञान। लेकिन वो ये जानना चाहिए अपने को कि दरअसल विज्ञान है वो, लेकिन बोलचाल की भाषा में वो विज्ञान ही हो गया, इसलिए विज्ञान ही बोलना चाहिए। मैं ये आग्रह नहीं करता हूं कि विज्ञान बोलिए, लेकिन जैसे आप देखिएगा ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिलता है, तो आप उसका अंग्रेजी में देखिए कैसे लिखते हैं, ANA, ज और य, एन जो है वो इया के लिए है, च छ ज ज इया, जो च वर्ग का जो अनुनासिक ध्वनि है। अभी ये भी बड़ा बहुत ही वैज्ञानिक है देवनागरी, कि क ख ग घ ये सब का उच्चारण स्थल एक है, जिसको कंठ कंठ कहते हैं। तो क कंठ से बोला जाता है, ख भी यहीं से बोला जाता है, ग घ, और ये जिसका इसका अनुनासिक जो ध्वनि है वह अंका, वो भी यहीं से बोला जाता है। उसी तरह चा छा जा झा इया, तो इया जो है वो भी उसी जगह से बोला जाता है जहां से च बोला जाता है। ये वर्गीकरण कितनी वैज्ञानिक है। ता था टा ठा डा ढा ना, ये जो हार्ड हार्ड जो ये प्लेट है हमारा दांत के बाद, उस पर जबान जब हम लगाते हैं टा ठा डा ढा ना होता है। ये जो ना है वो भी आपके हार्ड प्लेट पे जबान के टकराने से वो ध्वनि निकलती है। अब आइए ता था दा, ये पूरा दंती वर्ग है, इसको बोलते हैं दंत्य वर्ग। हाँ, ता था दा धा ना, ये ना और ट वर्ग का ना में फर्क है, ना प्रमाण, और अगर इसको आप बोलेंगे सामान्य, तो ये दोनों में, दोनों के ना में फर्क है। तो ये उसी तरह उसके बाद तो यार अलावा स, तो अब ये है कि तालव्य श दंती श, जिसको हम कहते हैं दंती सा का मतलब जो दांत से बोला जाता है सा। अब हमारे जो युवा एक्टर है सा जो बोलते हैं सा, सामान और शाम, तो शाम में जो श है तालव्य श जिसको बोला जाता है, जो तलुआ से बोला जाता, यानी स और श के उच्चारण में जो फर्क है उसको समझिए। दांत से जब आपका जबान लगता है और हवा निकलती है सटते हुए सा, जो अंदर से जो आपका वायु जो है वो बाहर की तरफ निकलती दांत और जबान के बीच से, सा सा, सामान। लेकिन आप शाम बोलते हैं तो क्या होता है,
तालू के पास जबान होती है और हवा निकल जाती है आराम से, श। इस चीज को अगर आप समझ लेंगे तो आपको 100 श बोलने में, शाम को 7:15 बोलने में शाम को 7:15 नहीं होगा, शाम को 7:15। ये जो कंट्रोल है, ये कंट्रोल आपको बनाना होगा। ये जिसको मैं शुरू में कह रहा था कि ये अभ्यास से आता है। कि जैसे शाम को 7:15 बजे सब्जी बाग, हमारे यहाँ सब्जी बाग मार्केट है, तो कई बार आप अभिनेताओं को देखिएगा कि शाम को 7:15 हो जाता है, मैं दोनों में वो शाह हो जाता है। खैर ये तो है, ये काफी दिलचस्पी भरा, माने बहुत दिलचस्प है ये विषय। और कभी अजहर भाई का ये होगा तो अगर कोई समय मिलेगा तो सिर्फ इस पर ही एक अलग से हम करेंगे, हम, क्योंकि मेरा ये प्रिय विषय है। जी जरूर। तो मैं ये कह रहा था कि अब जो बीच में या वॉइस में जो एक बात आती है, 2-3 शब्द हैं, बतौर अभिनेता हमको कुछ तकनीकी शब्दावलियों से भी परिचित होना चाहिए, जैसे वॉल्यूम, पिच, पेस, टेक्सचर, ह्यूमिडिटी, टिम्बर और क्या क्या सब बोला जाता है। तो जो बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, भाई देखो इसका जो वॉल्यूम, पिच जो है थोड़ा सा हाई है, तो इसको बहुत आसान शब्दों में कैसे समझा जाए। वॉल्यूम क्या है? मात्रा, आवाज की जो मात्रा है, स्केल जो है वही है आवाज की। जैसे भांति पर आप रख के बढ़ाते हैं आवाज तो वॉल्यूम बढ़ता है। इसको दूसरी तरह समझें, मोहम्मद रफी गा रहे हैं तो उनका आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो ये है वॉल्यूम, यानी आवाज की मात्रा। हम अभिनेताओं को कहते हैं कि लोअर स्केल पर भी तुम स्पष्ट बोलो और लोगों को सुनाई दे, उसका अभ्यास करो। तो ये हुआ, माने हम बोलेंगे किसी स्केल पर बोले, लेकिन हमारा वॉल्यूम पूरा हो। तो वॉल्यूम को ये समझिए, वॉल्यूम और पिच में कई बार हम लोग कहते हैं कि भाई देखो तुम्हारा वॉल्यूम नहीं है, तो क्या करता है एक्टर? पिच बढ़ा देता है। तो दरअसल पिच क्या है? पिच सुर है, स्केल है। यानी जब नजदीक का कोई आदमी होगा, जैसे निगार यहाँ बैठी हैं, तो मैं कहूँगा निगार जरा सा चाय बढ़ा देना। और वहां अगर हम थोड़ी दूर दूसरे कमरे में, तो निगार जरा चाय बनाना, और उससे भी कहीं दूर है तो चिल्ला के मैं कहूंगा निगार सुन रही हो। ये जो है ये पिच है, इस चीज को समझना चाहिए। मोटे तौर पे 3 पिच है, उसमें फिर 7 सुर होते हैं। तो ये पिच और वॉल्यूम में ये कंफ्यूजन निकाल लेना चाहिए दिमाग में। जब आपको डायरेक्टर कहता है कि वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाओ, तो आप उसका अभ्यास कीजिए कि एक ही स्केल पर आप भांति जो हारमोनियम का होता है उसको ज्यादा जरा से दीजिए, तो देखिएगा उसकी आवाज का वॉल्यूम बढ़ जाता है, मात्रा बढ़ जाती है। वॉल्यूम माने मात्रा, उसकी मात्रा बढ़ानी है। इसलिए लोअर स्केल पर ज्यादा अभ्यास करने की उम्मीद एक निर्देशक अपने अभिनेता से करता है। दूसरा है टेक्सचर, है पेस। तो पेस जो है इसमें भी कंफ्यूजन रहता है। तो पेस कहीं ना कहीं उसका रिदम से भी संबंध है। जैसे आप बोल रहे हैं, बहुत दुखी हैं, करुणा में हैं, तो इसकी दुख का या उसका परिस्थिति अलग अलग हो सकती है, लेकिन बहुत धीमे धीमे आप बोलते हैं, यानी उसकी अदायगी जो है, उसकी लय जो है धीमी होती है। जैसे गुस्से में आदमी की अब पिच भी हाई होता है, और कई बार होता है कि वो बहुत तेज बोलता है। तो ये जो है पेस, जिसको कहते हैं गति, किस गति में, किस रिदम में हमको डायलॉग को बोलना है। दूसरी एक और चीज है जिसको मैं करके इस बात को यहाँ खत्म करूंगा, टेक्सचर जिसको कहते हैं। क्या हाल है आपका, कैसे हैं आप, और सब ठीक ठाक है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, ये, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, जिसको हम आर्द्रता कहते हैं, गीलापन कहते हैं। तो ह्यूमिडिटी, आवाज में ह्यूमिडिटी, और काठ की तरह आवाज, काठ की तरह बोलता है वो आदमी जो है, फ्लैट बोलता है, काठ की तरह, जरा सी भी उसमें इमोशन नहीं।
यानी हमने ये भी देखा कि इमोशन जो आता है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है आवाज में, यानी आर्द्रता बढ़ती है, गीलापन बढ़ता है। और जैसा मैंने शुरू में निवेदन किया कि हमारा जो पूरा रंगमंच है वो शब्द आधारित है, इसलिए मेरा ये मानना है कि हमारा जो थिएटर है शब्द आधारित है, इसलिए तमाम पूरे शरीर, अपनी आत्मिक, अपने चेतना, तमाम चीजों को समझना, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो अगर हम एक रूपक से इसकी तुलना करें तो बड़ा विचित्र एक अभिनेता की जो कला है, एक तो वो व्यक्ति है, एक मैं हूं और मैं कृष्ण के रूप में मुझे अभिनय करना है, कृष्ण हूं। तो या मैं जवाहरलाल नेहरू का अभिनय कर रहा हूं या किसी तुगलक का अभिनय कर रहा हूं, छोड़ी कोई कंफ्यूजन नहीं, तो मैंने तुगलक का मैं अभिनय कर रहा हूं। तो तुगलक के बारे में पूरे आलेख से मुझे जो हासिल होता है उससे मैं उसको खड़ा करता हूं कि उसका पूरा फिजिकल अपीयरेंस क्या होगा और उसका स्पिरिचुअल वो क्या होगा। जब वो बोलता है हमारी अजीज रियाया, बोलता है या दोजख की ये पोशीदा ताकतें इस तरह क्यों इंतकाम लेती हैं बरनी, ये जो बोलता है, ये जो मनस्थिति, उस मनस्थिति को समझकर वो तैयार करता है, अपने पूरे चरित्र को तैयार करता है। तो किस संदर्भ में मैं बोल रहा था आजर भाई? भूल गया मैं। अच्छा, कोई आवाज के पेस, और आप जब पेस और ये संदर्भ बता रहे थे तो उसी में आप मनस्थिति का जिक्र करने लगे, तो इमोशन और पेस जब जी 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 जी। तो बहरहाल याद नहीं आ रहा है, लेकिन याद आ जाएगा तो मैं जोड़ लूंगा। तो मैं ये निवेदन करना चाह रहा था कि हम जो अपने हमारा जो पूरा एक हमारा शरीर, हमारी आवाज, हमारा जो यानी सबसे बड़ी चीज अभिनेता को नेचर को समझना है, प्रकृति को समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी पूरा थिएटर जो है वो प्रकृति से ही प्रेरणा लेता है, और हम जिसको कहते हैं ना ऑर्गेनिक, वो तभी होगा कि जब हम नेचर के साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर पाएंगे। तो नेचर के उसमें, अब जैसे मैंने कहा कि जब आपको दाहिनी ओर जाना है तो आप दो पैरों पर खड़े हैं, तो बाएं पैर का जो नी है, नी कैप जो है वो उसको लॉक करते हैं आप, और राइट वाला जो है अनलॉक रहता है, तब आप उस तरफ चलते हैं। तो ये क्यों कहा किसी ने आपको? वो इसलिए कि आप ये प्रकृति का ये नियम है कि आपका नी अनलॉक रहेगा तभी आप उस दिशा में बढ़ पाएंगे, और अगर उस दिशा वो नी आपका लॉक है तो उस दिशा में जाने के लिए पहले आप अनलॉक करेंगे तब चलेंगे, तो एक झटका लगेगा। इसलिए एक्टर को ये अलर्ट रहना होता है कि हमको लेफ्ट में जाना हो तो हमारा लेफ्ट नी अनलॉक होना चाहिए। खैर, तो साहब, मुझे नहीं पता मैं कितनी हमने बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी बातें बताई हैं, और 2 मिनट में अभी ये ऑफ हो जाएगा शायद। हाँ, 2 मिनट का ही टाइम है इसमें बचा हुआ। तो मैं अपने कलाकारों से पूछना चाहूंगा कि कोई सवाल कोई पूछना चाहता है तो आप हाथ उठाएं और अनम्यूट करके सवाल करें। कौन? 2 मिनट में समाप्त हो जाएगा ये। हाँ, ये वाला खत्म होगा, फिर अगर आगे बढ़ना होगा, आगे बढ़ाने के वापस उसी तरह से रिज्वाइन करना है। अच्छा, चलिए। तो अगर आप समय दें तो हम इसको तीसरा सेशन ले जाएं। हाँ, नहीं, ठीक है, 15 मिनट आधा घंटा चला सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग इसको एज यूजुअल वापस हम लोग इसको आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है? अभी तो आप लोग अपने सवाल को रेडी रखें, इसके बाद हम लोग तीसरी बार जुड़ेंगे तो कुछ सवाल आप इनसे जरूर करें।
अभी हम लोग ऑफ करें? नहीं, अभी ये अपने आप ऑफ होगा, खुद ऑफ हो जाएगा। अच्छा, तब तक बात करते हैं। हाँ जी, बात, हाँ जी, हम बात करते हैं। जी जी जी। चलो भाई, कोई मनोहर जी आप बोलिए कुछ, अर्पिता जी, अमनदीप, रौनक कुछ कहना चाह रहे हो? पूछो। नाज बोलिए। हाँ सर, हेलो सर। अरे आगे पीछे आवाज है। हाँ बोलिए। हाँ बोलो। हाँ सर, मेरा नाम रौनक है। हाँ रौनक जी, तो नमस्कार। मेरे को यही सर, जैसे हम लोगों ने चरित्र के ऊपर बात किया, तो कोई हम लोग को कोई चरित्र को किसी चरित्र के अंदर घुसना हो या अपने अंदर किसी चरित्र को समाना हो, कोई कैरेक्टर प्ले करना हो, उस कैरेक्टर को अपने अंदर डालना हो, तो उसके लिए क्या जरूरत होता है? मतलब उसको कैसे हम लोग अपने कैरेक्टर के अंदर डाले, अपने अब उस कैरेक्टर को निभाएं, उसको अपने अंदर घुसाएं, तो वो कैसे मुमकिन हो पाता है? मतलब वो कैसे होता है? मतलब कि एक आदमी का दूसरा कैरेक्टर है, एक आदमी का दूसरा कैरेक्टर है, अब उस कैरेक्टर को अपने अंदर डालना है, तो वो तो बहुत